केशवदास और भूषण के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम बिहारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहारी जो है, बिहारी रीति काल के श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1652 में हो चुका और उनका अंत जो है, उनका अंत यानी जैसे हम मानते हैं कि 1720 में इनका अंत हो गया। उनका जन्म 1652 और अंत जो है 1720 में हो गया है। तो बिहारी हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनके जन्मस्थान के बारे में 3 मत प्रचलित है, यानी उनका जन्म कहाँ हो गया इसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, क्योंकि इन तीनों स्थान जो है, तीनों स्थान अलग अलग है। इसी कारण लेकिन उनके जीवन में इन तीनों स्थानों का कोई न कोई महत्व है। इनके साहित्य में इन तीनों स्थानों का उल्लेख जरूर होता रहता है। ग्वालियर, वसुआ गोविंदपुर और मथुरा, इन तीनों स्थानों से इनका संबंध स्थापित किया जाता है। इन्हें ग्वालियर भी उनके साहित्य में आता है, बसुआ गोविंदपुर भी आता है और फिर मथुरा का चित्रण तो उनके साहित्य में ही देता होता है। जैसे उनके साहित्य में राधा और कृष्ण का जो वर्णन हो गया है, श्रृंगार का वर्णन हो गया है, तो उससे ये साबित होता है कि मथुरा से उनका संबंध काफी प्रचलित है, ऐसा माना जाता है। ग्वालियर इनकी जन्मभूमि मानी जाती है, ग्वालियर में उनका जन्म हो गया ऐसा माना जाता है। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। अधिकतर आचार्यों का कहना है कि आचार्य केशव ही इनके पिता है। इनके पिता का नाम केशव राय है। इसी कारण बहुत सारे विद्वान मानते हैं ये आचार्य केशव जो केशवदास जी जो है, जो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है, ये आचार्य केशवदास जी यानी इनके पिता माने जाते हैं। बिहारी मथुरा चौबे थे। इनका जो जाति मानी जाती है वो मथुरा चौबे थे, ऐसा माना जाता है। इनके एक बहन और एक भाई था। इन्हें कुल मिलाकर इनके परिवार के 3 सदस्य थे। एक बिहारी और दूसरे जो है एक भाई और एक बहन थी, ऐसा माना जाता है। इनके पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए थे। उस समय बिहारी की अवस्था 8 वर्ष की थी। यानी बिहारी के पिता जो है केशवदास जो माने जाते हैं वो ओरछा छोड़कर यानी ग्वालियर चले गए थे। उसी समय उनकी आयु, बिहारी की आयु जो है वह सिर्फ 8 साल की थी, ऐसा माना जाता है। उस समय बिहारी की अवस्था 8 वर्ष की थी। वहां उन्होंने काव्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन कर दिया। ग्वालियर में उन्होंने काव्य ग्रंथ, काव्य शास्त्र जो है उसका प्रचुर मात्रा में अध्ययन कर दिया है। इनके पिता फिर ओरछा छोड़कर वृंदावन चले आए, यानी फिर वे ग्वालियर छोड़कर ओरछा आ गए। फिर ओरछा छोड़कर वे वृंदावन आकर बस गए। वहां बिहारी ने साहित्य के साथ साथ संगीत का भी अध्ययन कर दिया। वृंदावन में आकर बस गए तो उन्होंने वहां अध्ययन जैसे संगीत का अध्ययन कर दिया। वृंदावन में उनकी शाहजहां से मुलाकात हो गई, यानी संगीत प्रेमी शाहजहां जो है उसकी और बिहारी की मुलाकात हो गई। वहीं पे वह उन्हें आगरा ले गया। वहां पर उन्होंने फारसी शायरी का अध्ययन कर दिया। शाहजहां के दरबारी कवि बनने का प्रयत्न हो गया है। शाहजहां उन्हें अपने दरबार में ले गए और वहां उन्होंने फारसी शायरी का अध्ययन शाहजहां के दरबार में आगरा में कर दिया। शाहजहां ने पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। वहां बिहारी ने अपनी काव्य निपुणता का खूब परिचय दिया। यानी शाहजहां ने अपने पुत्र जन्मोत्सव पर बहुत सारे हिंदुस्तान के जो राजा है उनके पल्ले रहने वाले राजा जो है वही को उन्होंने निमंत्रित कर दिया था। और उसी समय काव्य गोष्ठियों में बिहारी ने अपने काव्य निपुणता का परिचय दे दिया। वही उन्होंने अपना काव्य इस काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत कर दिया है। बिहारी पर मुग्ध होकर राजाओं ने उन्हें
अपने दरबारी कवि बनने का यानी प्रयत्न कर दिया। बिहारी की वही वार्षिक वृत्ति बांध दी, यानी वार्षिक वृत्ति यानी तनख्वाह, वह साल में इतना पैसा आपको हम दे देंगे, आप हमारे दरबारी कवि बन जाए। इसी सिलसिले में बिहारी एक दफा मिर्जा राजा जैसे के यहाँ पहुंचे। यह कवि जो है बांधे बनते नहीं है, वे यानी यात्रा करते रहते हैं। ऐसे ही एक समय वे यानी यात्रा कर रहे थे, उसी समय मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार पहुंचे। वह यानी अभी उनका यानी उसी समय बहुपत्नीत्व विवाह पद्धति थी और उनका नया विवाह हो गया था और वह अपनी रानी के प्रेम में इतने फंस गए थे, दरबार में आना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। वे यानी अंतपुर से नई जो रानी थी उससे अलग नहीं हो रहे थे, अंतपुर में ही रहते थे। इसी कारण जो है यानी उनकी जनता जो है बहुत दुखी थी और जनता ने वे दरबार में उनसे मिलने के लिए गए तो जनता ने बता दिया कि राजा दरबार में नहीं आते हैं। तो उसी समय बिहारी को लगा कि ठीक है, हम कोई पत्र लिख देते हैं और उससे क्या कर दीजिए, आप पत्र राजा के पास पहुंचा दीजिए और उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दरबारियों ने भी कहा ठीक है और राजा उसी समय बिहारी ने एक दोहा कागज पर लिख दिया और कहा कि यह पत्र उनके पास भेज दीजिए। उसका नतीजा बहुत अच्छा हुआ। एक ही काव्य पंक्ति लिखी उन्होंने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हिसो बिंद आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हिसो बिंद आगे कौन हवाल। अरे राजा से वो कहता है कि अब क्या हो गया, तुम तो एक यथा राजा तथा प्रजा, तुम अगर इस तरह मजली रानी में डूबते रहेंगे तो जनता क्या करेगी, जनता भी आपका ही अनुसरण कर देगी। इस दोहे का अर्थ राजा समझता है और दरबार में तुरंत आ जाता है। तो राजा ने रिझ कर बिहारी को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया और एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी देने लगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक एक अशर्फी यानी एक एक रुपया, जैसे उसी समय का यहाँ चलन है। तो उन्हें राजा ने उसे दरबारी कवि बना दिया और एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी देने का वादा उन्होंने किया। बिहारी एक सजग कलाकार है, यानी जैसे जो कवि होते हैं वे शीघ्र तो होते हैं, समय के अनुसार उन्हें सूझ जाता है क्या करना है, क्या लिखना है। तो राजा को ये दोहा लिखकर भेज दिया और उससे राजा सचेत हो गया और दरबार में आने लगा, उसे दरबारी कवि बना दिया। ये तो हो गया, लेकिन ये दरबारी कवि बन गए, लेकिन ये भ्रमण करते रहते हैं। एक बिहारी एक सजग कवि माना जाता है। उन्होंने जीवन में 700 दोहों का सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा, जिसको कहा जाता है बिहारी सतसई। सतसई यानी उसका अर्थ क्या है, 700 दोहों का एक ग्रंथ। 700 उसके ऊपर थोड़े बहुत हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसी कारण बिहारी सतसई। इसके बाद बाद के कवियों ने सतसई लिखने की पद्धति प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने 713 दोहे लिखे और एक ही ग्रंथ लिखा और वह हिंदी साहित्य में आज तक वह महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में उनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। वे बिहारी जो है, बिहारी श्रृंगारी कवि है, संयोग श्रृंगार के कवि। श्रृंगार साहित्य, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन ये बिहारी जो है वह संयोग श्रृंगार के कवि है, वियोग श्रृंगार के कवि नहीं है। वियोग श्रृंगार एक खिलवाड़ मात्र बन गया है उनके साहित्य में। यानी जैसे संयोग पक्ष में इनका जो मन रमा हुआ है वह उतना वियोग श्रृंगार में नहीं रमा है, यानी वियोग पक्ष में नहीं रमा है उनका।
यानी जैसे वियोग के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन ये तो अच्छे परिवार में रहे हुए हैं, वियोग उनके जीवन में कब नहीं आया है। इसी कारण वियोग पक्ष के लिए हृदय की जिन सहानुभूतियां और द्रवनशीलता की आवश्यकता होती है वह बिहारी में नहीं रहे। वे अनुराग के कवि है और उनकी वृत्ति अनुराग के मिलन पक्ष में खूब रमी हुई है। वे वास्तव में अनुराग के कवि है। इसी कारण क्या हो गया है, वे अनुराग में ही डूबे रहे हैं और उसमें अनुराग में ही मिलन पक्ष में उनका जीवन या उनकी दृष्टि वही रमी हुई है। संयोग पक्ष की कोई ऐसी स्थिति नहीं जो बिहारी के दृष्टि से बची हो, यानी संयोग श्रृंगार की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे यानी बिहारी के आंखों से छूट गई है। संयोग पक्ष का उन्होंने भरपूर मात्रा में प्रयोग कर दिया है। बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अनुभूति है न कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। यानी विशेष कुछ उसमें नहीं है, लेकिन क्या है, लड़कियों की अदाकारी कहा है, लड़कियों की मनस्थिति का चित्रण कर दिया है, लेकिन उसी समय की लड़की और आज की लड़की इसमें कोई अंतर नहीं है। उसे आज भी यानी जैसे हम मानते हैं ना कि उसी समय की स्थितियां और आज की स्थितियां एक जैसी है, मन कभी परिवर्तित नहीं होता। संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार है, उसी समय के लोग शादी ब्याह में हंसते खेलते आज हंसते खेलते नहीं, ऐसा नहीं है। संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, कितने भी सालों के पीछे जाए या आगे जाए, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी कारण यानी बिहारी की दोहे जो नायिका के आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं वो प्रासंगिक ही लगते हैं। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश में रहते हैं, बिहारी की कविता में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलती है। यानी ज्ञान की बात उसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, अनुभूति के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर हम उसे पढ़ते हैं तो हम उसमें रममान होते हैं। हमें लगता है अरे हमारे ही चित्त का चित्रण उसमें हो गया है, हमारी बात का ही उसमें यह चित्रण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति हमें वहीं पे दिखाई देती है। अनुभव के विधान में इनकी रस व्यंजना अत्यंत भव्य बन पड़ी है। यानी अनुभव जो उसमें है, तो अनुभव का चित्रण जो उन्होंने कर दिया है वह यानी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई भी इनका समकालीन श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। बिहारी का विरह वर्णन जो है एक खिलवाड़ मात्र बन गया है। यानी जो उसका वर्णन करते हैं बिहारी ने, नायिका का विरह वर्णन करते हैं, तो वह एक खिलवाड़ मात्र बन गया है। इसमें कोई वास्तविकता का आभास नहीं होता है। विरह में उनकी नायिका जो है वह, इनके विरह वर्णन में न तो कोई सुर की सी स्वाभाविकता और तीव्रता है और न जैसी की सी गहनता और शेष सृष्टि के साथ रागात्मकता। वियोग अवस्था में पहुंचते हैं तो इनकी नायिका जो है सांस लेती है तो कभी 7 हाथ आगे खिसक जाती है तो कभी 7 हाथ पीछे खिसक जाती है। और विरह वर्णन में इनकी नायिका रोती है तो यानी रोने के कारण यानी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो रोती है तो उनके आंखों से आंसू छाती पर पड़ते ही भाप बनकर चले जाते हैं। तो वह इतनी तप्त उनके शरीर में विरह की ज्वाला इतनी जल रही है, वह विरहाग्नि में इतनी जल रही है कि आंखों के आंसू इन्हें भाप बनकर उड़ जाते हैं। और यमदूत भी उस नायिका के प्राण लेने के लिए आ जाते हैं, तो यानी यमदूत को भी चश्मा लगाकर उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो एक जगह ऐसा भी कहा गया है कि विरह में नायिका इतनी क्रश बन गई है, इतनी क्रश बन गई है कि यानी अंगूठी भी कंगना बन गई है। कितना विरोधाभास दिखाई देता है कि यानी शरीर में तो विरह में तो
चमड़ी के नीचे की हड्डियां जैसी ही तैसी रहती है। अंगूठी और कंगना इसमें अंतर होता है, तो यह अंगूठी कंगना बन जाती है। यह बहुत ही खिलवाड़ मात्र चित्रण इसमें दिखाई देता है यानी। और यमदूत को भी चश्मा लगाकर ढूंढना पड़ता है कि उनका शरीर कहाँ है, उनकी आत्मा कहाँ है। तो यह विरह वर्णन बिहारी का जो है वह खिलवाड़ मात्र ही बन गया है।